आपको पता है बैक पेन से भी ज़्यादा दर्द कब होता है? जब आप एक चमचमाती नई गाड़ी लेकर आ जाओ और उसके कुछ हफ्ते बाद उसका फेसलिफ्ट या फिर उससे भी बुरा उसका नया जनरेशन आ जाए। यार जब ऐसा होता है ना तो बड़ा दुख होता है, क्योंकि आप सेम प्राइस पर एक बेटर और अपडेटेड गाड़ी मिस कर देते हो। अब ताकि आपके साथ ऐसा ना हो, इसीलिए मैंने इस वीडियो के अंदर ऐसी 10 अपकमिंग कार्स के बारे में बताया है जिनको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए, ताकि आप एक आउटडेटेड गाड़ी लेने से बच सकें। अब इंटरनेट पर ऐसी ढेरों वीडियोज और आर्टिकल्स अवेलेबल हैं जिनमें यह बताया जाता है कि कौन कौन सी गाड़ियां आने वाली हैं अगले कुछ महीनों के अंदर। मैं भी वो बताऊंगा, लेकिन मैं यहाँ पर ऐसे ही कोई रैंडम गाड़ी नहीं बताने वाला हूँ या फिर ऐसी गाड़ियां नहीं बताने वाला हूं जो 8-10 महीने बाद आने वाली है, बल्कि हम यहाँ पर सिर्फ उन्हीं गाड़ियों की बात करेंगे जिनके लॉन्चेस कंफर्म है और जो 6 महीने में आने वाली हैं अगले, ताकि जिन्हें अभी गाड़ी लेनी है वो थोड़ा सा और रुक सके और एक बेटर कार ले सके, क्योंकि उससे ज्यादा कोई नहीं रुक सकता जिसको अभी गाड़ी लेनी है। और क्योंकि मैं आपको इन कार्स के लिए रुकने के लिए बोल रहा हूँ, इसीलिए मैं ये भी बताता चलूंगा कि वो कौन से कस्टमर्स हैं जिन्हें इन इंडिविजुअल कार्स के लिए रुकना चाहिए, और साथ ही साथ मैं इन कार्स को रैंक भी करने वाला हूँ, बस इस हिसाब से कि मेरे को किस लॉन्च के लिए सबसे ज्यादा इंतजार है या मैं किसके लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और नीचे एक लॉन्च सिग्निफिकेंस का बार भी चलेगा जो आपको ये बताता चलेगा कि इनमें से कौन से जो लॉन्चेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहना, बड़ी मज़ेदार वीडियो होने वाली है। लिस्ट में 10th और पहली गाड़ी है MG की मैजेस्टर का जो लॉन्च है वो नवंबर एंड में एक्सपेक्टेड है और 50 लाख के आसपास ही आने वाली है। बाहर की मार्केट में इस कार को SAIC के अंडर आने वाले कई ब्रांड्स बेचते हैं और इसका नाम वहाँ पर LDV D90 से जाना जाता है, और MXS ब्रांड के अंदर भी आती है, उसमें भी 90 नाम से ये गाड़ी आती है, और इंडिया के अंदर ग्लॉस्टर नाम से आती है। और बाहर की मार्केट में ये गाड़ी ग्लॉस्टर के सक्सेसर या फिर D90 के सक्सेसर के तौर पर मिलती है, लेकिन इंडिया में इसे ग्लॉस्टर के ऊपर रखा जा रहा है क्योंकि ये ग्लॉस्टर से थोड़ी सी बड़ी है और थोड़े ज्यादा फीचर्स के साथ आएगी। इंजन की बात करें तो इसके अंदर ग्लॉस्टर का सिंगल टर्बो और ट्विन टर्बो डीजल इंजन ही मिलने वाला है। इसका डिजाइन तो हम देख ही चुके हैं, और अगर मैं इस पर टिप्पणी करूं तो पर्सनली मुझे ग्लॉस्टर से ज्यादा बेटर लग रही है, क्योंकि ये काफी ज्यादा मस्कुलर डिजाइन के साथ आ रही है, और ये जो स्पेशली इसकी मैसिव ग्रिल है ना, इसकी वजह से इस गाड़ी की रोड प्रेजेंस जबरदस्त होने वाली है। पर बड़ा सवाल ये है कि वो कौन से लोग हैं जिन्हें इस गाड़ी के लिए वेट करना चाहिए। मेरे हिसाब से इस गाड़ी का वेट सिर्फ उन्हीं लोगों को करना चाहिए जो कि ऑलरेडी ग्लॉस्टर लेने वाले थे या फिर 50 लाख रुपए हैं उनके पास और वो कंफ्यूज्ड हैं कि उन्हें किस तरीके की गाड़ी लेनी है। लेकिन अगर आप फॉर्च्यूनर लेने वाले थे ना, तो इस गाड़ी का वेट मत करना, आप फॉर्च्यूनर ही लेना जो अगले साल के एंड में आने वाली है, क्योंकि यार फॉर्च्यूनर के जो बायर्स हैं ना, वो गिमिक्स और फीचर्स के लिए उस गाड़ी को नहीं लेते। फॉर्च्यूनर के बायर सिर्फ इसे फॉर्च्यूनर होने के लिए लेते हैं। लिस्ट में अगली गाड़ी है मारुति की E-Vitara। हाँ, वही गाड़ी जिसकी टेस्टिंग भारत की सड़कों पर सदियों से चल रही है। बहुत टाइम हो गया यार, वैसे इस गाड़ी को ना इसी साल लॉन्च हो जाना चाहिए था, लेकिन शायद से मार्केट के अंदर EVs की अभी तक भी बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं थी, और जो चाइना है उसने जो रेयर अर्थ मैग्नेट्स हैं उनकी सप्लाई रोक रखी थी, जिसकी वजह से मारुति ने इसका जो लॉन्च है उसको डिले कर दिया। खैर, अब ये गाड़ी आ रही है और इसका जो एक्सपेक्टेड लॉन्च है वो इसी साल दिसंबर में है, और जो इस गाड़ी का प्राइस रहने वाला है वो 17 लाख से लेकर 23 लाख रुपए के बीच में हो सकता है। E-Vitara में 2 बैटरी ऑप्शंस मिलेंगे, एक तो 48 किलोवाट आवर का है जिसमें ये गाड़ी 142 bhp की पावर निकालेगी, और एक है 61 किलोवाट आवर का जिसमें ये 172 bhp की पावर निकालेगी। इसमें LFP बैटरी लग के आएगी, और जो बैटरी के सेल्स हैं वो इन्होंने बैटरी के गॉडफादर यानी कि BYD से ही सोर्स करे हैं। E-Vitara के अगर मैं मेजर हाइलाइट्स की बात करूं तो जो इसका इंटीरियर है ना, वो बहुत ही ज़्यादा प्लस दिखाई दे रहा है। दिखने में ऐसा लग रहा है कि ये लेदरेट मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन है ये हार्ड प्लास्टिक्स ही, ज़्यादातर हार्ड प्लास्टिक्स है मतलब, लेकिन क्वालिटी काफ़ी अच्छी होने वाली है इसकी। ये गाड़ी अंदर से इतनी अच्छी लग रही है कि ये मारुति की गाड़ी लगी नहीं रही है। अच्छे इंटीरियर्स के अलावा दूसरा हाईलाइट ये है कि इस गाड़ी के अंदर आपको 4 व्हील ड्राइव सिस्टम भी देखने को मिलेगा। तो कौन है वो लोग जिन्हें इस गाड़ी के लिए वेट करना चाहिए? प्राइस सेगमेंट के हिसाब से बात करूं तो क्रेटा EV, कर्व EV, ZS EV और इवन BE6 जैसी गाड़ियों के आसपास ही E-Vitara को प्लेस किया गया है, और इसमें जो पावर ट्रेन है और जो क्लेम रेंज है वो भी इन्हीं गाड़ियों के आसपास ही दिखाई देती है, एक्सेप्ट BE6, क्योंकि उसके सिर्फ बेस वेरिएंट इसके आसपास है। BE6 के जो टॉप वेरिएंट्स हैं वो महंगा भी काफी ज्यादा है, उसकी पावर भी ज्यादा है और बैटरी रेंज भी ज्यादा है। तो स्पेसिफिकेशन के हिसाब से देखें तो आप चाहो तो E-Vitara के लिए एक बार को वेट नहीं भी करोगे तो चलेगा, लेकिन 2 ऐसे मेजर पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से आपको इस गाड़ी के लिए वेट करना चाहिए। पहला तो ये कि ये गाड़ी एक बॉर्न EV है, अनलाइक क्रेटा EV और कर्व EV जो कि बॉर्न EVs नहीं है, तो बॉर्न EV होने के इसको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। और दूसरा पॉइंट ये है कि ये गाड़ी मारुति ने बनाई है। अभी तक बहुत सारी EVs मार्केट में आ रही हैं जिनके अंदर छोटी मोटी प्रॉब्लम्स देखी जा रही है, लेकिन मारुति से मुझे उम्मीद है कि उनकी जैसे आइस कार्स काफी ज्यादा रिलायबल होती है ना, वैसे ये वाली गाड़ी भी काफी ज्यादा रिलायबल होगी, क्योंकि जापानीज के अंदर एक चीज ये होती है कि वो तब तक गाड़ी लॉन्च नहीं करते जब तक वो अपनी गाड़ी के बारे में श्योर नहीं होते पूरी तरीके से, और वैसे भी मारुति इसकी टेस्टिंग बहुत लंबे समय से कर रही है। तो मेरे हिसाब से अगर आप 15 से 30 लाख के बीच में एक EV लेने का प्लान कर रहे थे तो इसके लिए रुकना वर्थ इट है। अगली गाड़ी वो है जिसने मारुति का कई सालों का सेल्स रिकॉर्ड तोड़ा था, यानी कि टाटा की पंच।
और टाटा की पंच का आ रहा है फेसलिफ्ट। पंच का फेसलिफ्ट इसी साल दिसंबर में लॉन्च होने वाला है और जो इसका करंट प्राइस है ना, उसी प्राइसिंग पे मेरी ख्याल में गाड़ी आने वाली है, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर सिर्फ फेसलिफ्ट ही किया जा रहा है। इसीलिए जो इसकी पावर ट्रेन है, इसका प्लेटफॉर्म है, इसके इंजन्स हैं, वो सब कुछ सेम ही रहने वाले हैं। इवन तो हम लोग चाहते थे और चाहते हैं कि इस गाड़ी के अंदर एक थोड़ा सा और पंची पेट्रोल इंजन मिल जाता, लेकिन फिलहाल वो नहीं होने वाला है। लेकिन फिर भी पंच की जो स्ट्रेंथ है ना, वो इसके इंजन में उतनी ज़्यादा थी भी नहीं, इसकी स्ट्रेंथ कहीं और ही थी और उन्हीं की वजह से सिर्फ फेसलिफ्ट के साथ भी इस गाड़ी की जो सेल्स हैं वो बढ़ेंगी ही। माना जा रहा है कि इस गाड़ी के अंदर नई हेडलाइट्स आएंगी, कनेक्टिंग टेल लैंप्स आएंगी, बड़ी स्क्रीन होगी, फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होगा और कुछ और ऐसे फीचर्स होंगे जो हमें टाटा की थोड़ी और प्रीमियम गाड़ियों के अंदर देखने को मिलते हैं। तो कौन वो लोग हैं जिन्हें फिलहाल इस गाड़ी के लिए वेट करना चाहिए? मेरे हिसाब से यार कोई भी वेट कर सकता है, अगले ही महीने आने वाली है गाड़ी वैसे तो, लेकिन मेजरली सिर्फ उन्हीं लोगों को इससे ज़्यादा उम्मीद रखनी चाहिए या फिर इसके लिए वेट करना चाहिए जो कि ऑलरेडी पंच या फिर एक्स्ट्रा खरीदने वाले थे, क्योंकि एज आई सेड बिफोर फेसलिफ्ट ही आ रहा है तो बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं बदलने वाला है। बस ये बात है कि ये गाड़ी थोड़ी अपग्रेड हो जाएगी। इसीलिए अगर आप एक अलग सेगमेंट की कार लेने वाले थे या इससे ऊपर के सेगमेंट की कार लेने वाले थे तो पंच के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है, आप अपनी वो गाड़ी ले सकते हो। लिस्ट की अगली गाड़ी है Hyundai की बायोन, जो कि Hyundai अगले साल अप्रैल तक लॉन्च कर देगी या फिर एटलीस्ट दिखा देगी आपको। और इसका एक्सपेक्टेड जो प्राइस है वो 8 लाख रुपए से लेकर 17 लाख के बीच में हो सकता है। एंड एक्चुअली ये बहुत ही ज़्यादा हटके और इंटरेस्टिंग गाड़ी होने वाली है जो कि Hyundai लेकर आ रही है, क्योंकि इस बार Hyundai एक क्रॉसओवर पे बेट लगा रही है जो कि i20 के प्लेटफॉर्म पर बनी होगी। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी ये गाड़ी आती है, लेकिन वहाँ पर इसकी जो लेंथ है वो 4.2 मीटर्स के आसपास होती है। तो मेरे हिसाब से इंडिया के अंदर ये 4 मीटर्स के अंदर ही आएगी, क्योंकि टैक्सेस के बेनिफिट भी चाहिए। लेकिन भले ही ये 4 मीटर के अंदर आने वाली हो, लेकिन ये गाड़ी वेन्यू और वर्ना के बीच में बैठेगी, क्योंकि इसके अंदर एक 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन भी देखने को मिलेगा जो कि Hyundai ने अभी तक किसी भी गाड़ी के अंदर नहीं दिया है, जिसके साथ ये गाड़ी मेरे हिसाब से 130 bhp तक की पावर निकाल सकती है। यानी कि एक तेज क्रॉसओवर इंडिया में आ रही है जो कि काफी ज्यादा प्रैक्टिकल भी होगी, क्योंकि इसके अंदर जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 180 mm की मिलेगी। तो इसके लिए किन लोगों को वेट करना चाहिए? यार बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी गाड़ी है। मेरे हिसाब से हर वो बंदा जो कि एक तेज गाड़ी लेने की सोच रहा था 20 लाख के अंदर, उसको वेट करना चाहिए इस कार का। स्पेशली अगर आप एक सब 4 मीटर टर्बो एसयूवी लेने वाले थे जिनके अंदर 1 लीटर के इंजन आते हैं, तो ये आपके लिए एक अपग्रेड होगा। और अगर आप एक क्रेटा एनलाइन जैसी गाड़ी लेने का सोच रहे थे जो कि 20-21 लाख रुपए तक पहुंच जाता है जिसका प्राइस, तो आपके लिए ये थोड़ा सा डाउनग्रेड तो होगा, लेकिन आपको एक बहुत ज्यादा तेज गाड़ी मिल जाएगी आपके बजट के अंदर। लिस्ट की अगली गाड़ी है मारुति की बहुत ही ज्यादा बिकने वाली गाड़ी, यानी कि फ्रॉन्क्स, और इसका फेसलिफ्ट आ रहा है। और ये जो फेसलिफ्ट है ना, ये काफ़ी ज़्यादा रेवोल्यूशनरी होने वाला है। वैसे डिज़ाइन वगैरह की वजह से नहीं, थोड़े बहुत डिज़ाइन चेंजेस आएंगे और थोड़े बहुत फीचर्स ऐड कर देंगे मारुति वाले। बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं करते हैं वो फेसलिफ्ट के अंदर, लेकिन रेवोल्यूशनरी इसलिए होगा क्योंकि इसके अंदर आपको मिलने वाली है एक हाइब्रिड पावर ट्रेन। और इसीलिए इस गाड़ी का जो प्राइस है वो 7 लाख रुपए से लेकर 14 लाख रुपए तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है। वैसे फिलहाल ये 12 लाख रुपए तक जाती है, लेकिन हाइब्रिड पावर ट्रेन ऐड होने की वजह से 2-3 लाख रुपए और बढ़ सकते हैं। लेकिन इस बड़े हुए प्राइस के बदले में आपको मिलेगी कमाल की माइलेज। ऑलरेडी जो ग्रैंड विटारा है जिसमें 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर आता है, वो अपने हाइब्रिड वर्जन के अंदर 24 से 25 किलोमीटर की माइलेज निकाल के दे रही है रियल वर्ल्ड के अंदर, स्पेशली हाईवे पर। तो अब आप सोचो ये 1.2 लीटर के 3 सिलेंडर इंजन के साथ आने वाली फ्रॉन्क्स अपने हाइब्रिड सिस्टम से कितनी माइलेज निकाल के देगी। मेरे हिसाब से ये रियल वर्ल्ड में 28 किलोमीटर तक की माइलेज भी निकाल के दे सकती है हाईवे यूज पे। यानी कि ये बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल गाड़ी साबित होने वाली है। तो अगेन वही सवाल है, कौन से वो लोग हैं जिन्हें इसके लिए इंतजार करना चाहिए? देखो लगभग 6 महीने बाद आएगी तो इंतजार लंबा होने वाला है, इसीलिए मुझे लगता है कि फिलहाल जो लोग इवन फ्रॉन्क्स लेने वाले हैं ना, उनको भी इसके लिए इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत कोई मेजर अपग्रेड की उम्मीद नहीं लगाई जा रही है डिजाइन वाइज अगर मैं बात करूं तो। इसीलिए सिर्फ उन्हीं लोगों को इस गाड़ी के लिए इंतजार करना चाहिए जिनको बहुत ही ज्यादा हद से ज्यादा गाड़ी चलानी पड़ रही है और जिनका खर्चा बहुत ज्यादा आ जाता है फ्यूल के ऊपर, क्योंकि ये गाड़ी बहुत ज्यादा पैसे बचाने वाली है अगर आपकी इस तरीके की रनिंग रहती है तो। लिस्ट में अगली गाड़ी भी एक फेसलिफ्ट ही है, यानी कि XUV 700। ये कार अगले साल जनवरी तक आ सकती है और जो इसका प्राइस होगा वो करंट कार के आसपास ही रहने वाला है, या फिर थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। आपने इसके स्पाई शॉट्स तो देखे ही होंगे थोड़े बहुत, और उनको देख के ये समझ में आता है कि जो इस गाड़ी के ज़्यादातर बॉडी पैनल्स हैं ना, वो सेम ही रहने वाले हैं, और जो ज़्यादातर चेंजेस होंगे वो फ्रंट और बैक में ही होंगे, हेडलाइट्स और टेल लाइट्स वगैरह में। करंट स्पाई शॉट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, उनके हिसाब से थोड़ा सा इवॉल्व वर्जन ही होने वाला है XUV 700 का। और अगर ऐसा होता है तो ये और भी ज़्यादा अच्छी बात होगी, क्योंकि जो करंट XUV 700 है ना, वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा अच्छी दिखती है, तो उसी की लाइट्स और ग्रिल्स में थोड़े सटल चेंजेस करके इस गाड़ी को और बेटर बनाया जा सकता है। बाकी अगर मैं मेजर चेंजेस की बात करूँ तो वो ज़्यादातर इंटीरियर में ही देखने को मिलेंगे। अब इसमें भी XUV 9e की तरह आपको 3 स्क्रीन्स देखने को मिलेगी आगे की तरफ। जो इसका स्टीयरिंग व्हील है वो भी XUV 9e वाला मिलने वाला है, और कई तरीके की जो इंटीरियर बिट्स हैं वो वैसी ही देखने को मिलेंगी जो इनकी नई गाड़ियों में देखने को मिल रही हैं। लेकिन क्योंकि ये सिर्फ एक फेसलिफ्ट है, इसलिए पावर ट्रेन्स के अंदर कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से इस गाड़ी के लिए सिर्फ उन्हीं लोगों को वेट करना चाहिए जो ऑलरेडी XUV 700, टाटा हैरियर सफारी, जीप कंपास या फिर MG हेक्टर जैसी गाड़ियों के लिए वेट कर रहे थे, यानी कि इसी सेगमेंट की गाड़ियाँ, क्योंकि अपने प्राइस और सेगमेंट की वजह से अभी भी ये ज़्यादा वाइड ऑडियंस को टारगेट
नहीं करती है। लिस्ट की 4th कार है VW की टेरा। VW भी अपनी सब 4 मीटर कार लेकर आने की तैयारी में लग गई है और मोस्ट प्रोबेबली जनवरी 2026 तक ये गाड़ी लॉन्च हो सकती है। और जो इसका एक्सपेक्टेड प्राइस होगा वो वही काइलैक के अराउंड रहने वाला है, क्योंकि ये गाड़ी काइलैक पर ही बेस्ड होने वाली है। यार देखो, वैसे ये जो टेरा है ना, ये ऑलरेडी ब्राजीलियन मार्केट में हमें देखने को मिलती है और देखने में वन ऑफ द बेस्ट क्रॉसओवर हो सकती है अगर ये इंडिया के अंदर एज इट इज आ जाती है। पर आई डाउट कि ये इस शेप में या फिर इसी साइज के साथ इंडिया में आ सकती है, क्योंकि ब्राज़ील के अंदर जो टेरा मिलती है वो 4 मीटर से बड़ी है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इस गाड़ी को VW के MQB-AIN प्लेटफॉर्म पर लेकर आया जाए, यानी कि उसी प्लेटफॉर्म पर जिस पर काइलैक बेस्ड है। और जो इसका फ्रंट फेसिया है और जो टेल लाइट वगैरह है, सिर्फ उन्हीं के अंदर चेंजेस करे जाएं, जैसे कि स्कोडा और VW की बाकी गाड़ियों में हमें देखने को मिलता है। मेरे हिसाब से इन चेंजेस के साथ भी इस गाड़ी को ब्राज़ीलियन कार जैसा लुक दिया जा सकता है, और अगर ऐसा होता है तो ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी दिखाई देगी। तो मेरे हिसाब से अगर आप 3XO, काइलैक या फिर कोई और तेज चलने वाली टर्बो कार का वेट कर रहे थे, यानी कि टर्बो सब 4 मीटर SUV का वेट कर रहे थे, तो डेफिनेटली आपको इस गाड़ी के लिए वेट करना चाहिए। लेकिन अगर आप नेक्सॉन, ब्रेजा जैसी कार ऑलरेडी लेने वाले थे तो आई डोंट थिंक आपको इसके लिए ज़्यादा वेट करने की जरूरत है। आप अपनी गाड़ी ले सकते हो जो लेने वाले हो, क्योंकि काइलैक के मुकाबले बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होने वाले हैं इस गाड़ी के अंदर, अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है। अब बारी आती है टॉप 3 ग्रेटेस्ट कार लॉन्चेस की, जो कि अगले कुछ महीनों में होने वाले हैं, जिनके लिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। जिसमें नंबर 3 पर आती है सेल्टॉस की नई जनरेशन, जो कि जनवरी 2026 में लॉन्च हो सकती है। नई सेल्टॉस के स्पाई शॉट्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि इस गाड़ी का जो डिजाइन है ना, उसमें बहुत ज़्यादा काम किया गया है, बहुत अलग दिखने वाली है गाड़ी अब। और स्पाई शॉट्स को देखकर लग रहा है कि ये काफी ज्यादा मस्कुलर भी दिखेगी। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस गाड़ी का जो साइज है ना, वो भी पहले से थोड़ा सा और बड़ा हो सकता है, जो कि इंडियन कस्टमर्स को हमेशा चाहिए होता है। मैं पर्सनली इस गाड़ी का इंतजार काफी लंबे टाइम से कर रहा हूँ, क्योंकि सेल्टॉस मुझे काफी पसंद है। क्योंकि एक तो इस गाड़ी के अंदर बहुत ही ज्यादा फीचर्स आते हैं, क्योंकि ये क्रेटा की सिबलिंग है, और इसके अंदर जो इंजन ऑप्शंस मिलते हैं ना, वो भी बहुत ज्यादा बढ़िया है। फिर चाहे NA इंजन हो, टर्बो इंजन हो या फिर डीजल इंजन हो, सब बहुत सही है। मेरे हिसाब से इसका इंतजार हर C सेगमेंट SUV बायर को करना चाहिए, क्योंकि इस बार हो सकता है कि ये गाड़ी B NCAP के अंदर 5 स्टार तक लेकर आ जाए। क्योंकि किया की जो नई अजीब दिखने वाली साइरोस है ना, उसके ऊपर भी किया ने काम करा था और वो भी 5 स्टार लेकर आई थी। मेरे हिसाब से अगर आप कोई भी कॉम्पैक्ट SUV लेने का प्लान कर रहे हो ना, तो इस गाड़ी के लिए वेट जरूर करो, क्योंकि अगर सेल्टॉस की सेफ्टी बढ़ गई तो मुझे नहीं लगता फिर इस गाड़ी को कोई इस सेगमेंट के अंदर टक्कर दे पाएगा। बहुत आगे निकल जाएगी ये गाड़ी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सॉर्टेड है। लेकिन एक और गाड़ी ऐसी है जिसके लिए आपको वेट करना चाहिए, स्पेशली अगर आप C सेगमेंट में गाड़ियाँ देख रहे हो तो, और वो है टाटा की सियरा, जो कि नवंबर के एंड में आने वाली है। और इस गाड़ी का जो प्राइस है वो 12 लाख रुपए से 25 लाख रुपए के बीच में एक्सपेक्ट किया जा रहा है, यानी कि इसका प्राइस उसी सेगमेंट में रखा गया है जिसमें क्रेटा और सेल्टॉस वगैरह आती हैं। और सिर्फ प्राइस ही नहीं, इसका जो साइज है वो भी वही वाला है। आप यहाँ पर देखो, सियरा और क्रेटा दोनों की ही लेंथ 4300 mm के आसपास है, दोनों की वेट 1800 mm के आसपास है, और दोनों की हाइट 1600 mm के आसपास है। और जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो थोड़ी सी ज्यादा है, इसके अंदर 200 mm की है, और थोड़ा सा व्हील बेस हल्का सा बड़ा है। सियरा है तो एक C सेगमेंट SUV, लेकिन मास मार्केट कार वाली वाइब बिल्कुल भी नहीं देती है। ऐसा लग रहा है कि इसको किसी ब्रिटिश लग्जरी ब्रांड ने बनाया है। इंटीरियर्स हो या फिर एक्सटीरियर्स, हर मामले में एक लग्जरी वाइब देती है। और ये जो पुरानी सियरा से इंस्पायर्ड होकर टाटा ने रेयर साइड ग्लास एरिया को डिजाइन किया है ना, देखने में ये गाड़ी बहुत ही ज्यादा कमाल की लगती है, और मेरे हिसाब से किसी को भी ये खराब नहीं लगने वाली है। लेकिन मैं इसके डिजाइन से भी ज्यादा एक्साइटेड हूँ इसके इंजन के लिए, क्योंकि इसमें मिलने वाला है 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर GDI इंजन। यस, आफ्टर ऑल दिस वेट टाटा अपना खुद का GDI इंजन लेकर आ रही है, और बेशक ये देर में आए हैं लेकिन दुरुस्त आए हैं, क्योंकि इनका जो 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर GDI इंजन है, ये 168 bhp की पावर निकालने वाला है, जो कि Hyundai और VW से भी ज्यादा है, क्योंकि Hyundai का 1.5 लीटर GDI बनाता है 158 bhp की पावर, और VW का 1.5 TSI बनाता है 148 bhp की पावर। तो हो सकता है कि इस सेगमेंट में ये फास्टेस्ट कॉम्पैक्ट SUV बन जाए। अब इस गाड़ी के लिए वेट किसको करना चाहिए? अब इसमें क्या ही बोलूँ यार, इतनी नज़दीक है इसका लॉन्च, मेरे ख्याल में तो हर उस कार बायर को वेट करना चाहिए जो कि इस प्राइस पॉइंट पे गाड़ी देख रहा है। वैसे हाँ, अगर आप एक EV लेने का प्लान कर रहे हो तो आप टाटा सियरा EV के लिए वेट कर सकते हो, जो कि अगले साल स्टार्टिंग में आ जाएगी। अब उस गाड़ी की बात करते हैं जिसके लॉन्च के लिए सबसे ज़्यादा इंतजार हो रहा है, और मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ जिसके लिए, यानी कि ऑल न्यू रेनो डस्टर, जो कि जनवरी 2026 में आ रही है, और ये उन्हीं प्राइजेस पर आएगी जिन पर बाकी C सेगमेंट कार्स आ रही हैं, जैसे कि क्रेटा वगैरह। इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर इंडिया में आने वाली डस्टर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, और जो इंडिया बाउंड डस्टर है वो मेरे हिसाब से पूरी की पूरी वैसी ही दिखाई दे सकती है जैसे कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ये गाड़ी दिखाई देती है। और मेरे हिसाब से काफी ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि डस्टर जो बाहर मिल रही है वो काफी ज्यादा अच्छी दिखाई देती है। एंड एक्चुअली ये डिजाइन के मामले में काफी ज्यादा ऑफ रोड रगेड SUVs की वाइब देती है, इवन दो ये C सेगमेंट में आने वाली है।
और जो इसके इंटीरियर्स हैं वो भी कुछ इसी हिसाब से आते हैं। बाहर की मार्केट में अगर मैं देखूँ तो ज़्यादातर इस कार के अंदर हार्ड प्लास्टिक्स देखने को मिलती हैं, क्योंकि एक ऑफ रोड काइंड ऑफ थीम के हिसाब से इस गाड़ी को शायद से बनाया गया है, इवन दो ये प्रॉपर ऑफ रोडर नहीं है। पर फिर भी मैं ये चाहूँगा कि एटलीस्ट इसके जो मिड के ऊपर वाले वेरियंट्स है ना उनके अंदर सॉफ्ट प्लास्टिक्स दे दी जाए, क्योंकि जो कॉम्पिटिशन है ना वो बहुत ज़्यादा तगड़ा होता जा रहा है और मेरे ख्याल में सियरा बहुत ज़्यादा बार्स को रेस करने वाली है, तो इसके अंदर भी सॉफ्ट प्लास्टिक्स देनी चाहिए जब ये इंडिया के अंदर आती है। तो इसके बाद अगर मैं इसकी पावर ट्रेन्स की बात करूँ तो वहाँ पर चीज़ें काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग दिखाई देती हैं। वैसे इंडिया स्पेसिफिक गाड़ी के बारे में तो नहीं पता, लेकिन जो बाहर गाड़ी आ रही है उसमें आपको 1 लीटर पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है टर्बो वाला, जो कि 100 bhp पावर बनाता है। 1.3 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है जो कि माइल्ड हाइब्रिड है और 130 bhp पावर बनाता है, और एक 1.6 लीटर का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन देखने को मिलता है जो कि 145 bhp पावर बनाता है। फिलहाल के लिए डीजल इंजन को लेकर कोई भी स्पेकुलेशन नहीं लगाए जा सकते हैं, एंड एक्चुअली जहाँ तक मुझे पता है शायद डीजल इंजन नहीं लेकर आ रहे हैं वो। लेकिन अच्छी बात यह है कि एटलीस्ट स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड लेकर आ रहे हैं और 4 व्हील ड्राइव वेरिएंट्स भी आएंगे इस गाड़ी के इंडिया के अंदर। तो मेरे हिसाब से अगेन 3-4 महीने तो आप वेट कर ही लो, सारी की सारी गाड़ियां देख लो, ये भी क्योंकि जनवरी में ही आ रही है, इसके लिए भी वेट कर लो अगर आप सी सेगमेंट वाली एसयूवी लेने वाले थे ऑलरेडी। तो बहुत सारी क्रेजी कार्स आ रही हैं, लिस्ट में अपने हिसाब से देखो और फिर ही अपने लिए गाड़ी लो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि आप जल्दबाजी में ऐसी गाड़ी ले लो जिसके बाद आपको रिग्रेट हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी हो। प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो, और हाँ कमेंट्स में अपनी फेवरेट गाड़ी जो आने वाली है उसके बारे में भी जरूर लिखिए कि आप किसके लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हैं। थैंक यू।